my dear students, chapter number 8, brain teasers. So in the first question, I just have to tick the correct option. So I'm going to give a little bit explanation to you so that you can understand the how to find the answer, but I'm not writing the explanation all. Okay. The first question is in triangle ABC जो सम है दो साइड्स का, अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं तो हमने फोर्थ क्लास में भी, फिफ्थ क्लास में भी, अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी किया है कि ट्रायंगल तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है कि जब दो साइड्स की लेंथ का जो सम है वो थर्ड साइड की लेंथ के सम से ग्रेटर हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर AB की लेंथ है, AB की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और BC की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाना चाहूँ जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर मैं मान लेती हूँ तो द लेंथ ऑफ द साइड AC इज़ 5 सेंटीमीटर, तो देखो अगर AC की लेंथ 5 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर से कम है, पहले हम 5 सेंटीमीटर डिस्कस करते हैं। AB की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर बना दिया 3 सेंटीमीटर। BC की लेंथ है, BC की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो क्या मैं इसको, इस वाले पॉइंट को 2 सेंटीमीटर के साथ मर्ज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। आई कैन टेक द एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ अ स्केल ऑल्सो। मैं स्केल से एक छोटी सी लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। I have taken a line segment of length 5 centimeter, जिसको मैंने नाम क्या दिया है? I have given the name AC, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा था कि AC की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं AB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो मैं एक आर्क लगा देती हूँ विच इज़ ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव टू ड्रॉ एन आर्क, मुझे एक आर्क लगानी है जिसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सो आई हैव टेकन, मैंने कंपास ओपन कर ली जिसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सो इफ़ आई ड्रो दिस आर्क, तो ये यहाँ पर मीट करेगी, इट विल मीट ऑन द लाइन। तो अगर मैं इसे ज्वाइन करना चाहूँ तो ये इसी पॉइंट पर आकर ज्वाइन होगी, तो इस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ पर तो था जब इन दोनों लाइन सेगमेंट का सम 3 और 5 का सम कितना था? 5। अगर मैं इसकी लेंथ और छोटी ले लूँ, यानी इफ़ आई टेक द लेंथ, यहाँ पर मैं 1 ले लूँ, अगर मैं BC की लेंथ 2 की जगह पर 1 ले लूँ तो ये केस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये जो लाइन सेगमेंट है ये आर्क यहाँ पर नहीं और भी ज़्यादा दूर जाकर मिलेगी, तो ये लाइन सेगमेंट पर भी नहीं मिल पाएंगी। इसलिए अगर मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि जो थर्ड साइड है हमारी वो इन दोनों लेंथ के सम से छोटी हो, ठीक है। यहाँ पर 3 + 2 इज इक्वल टू 5 है, तो इस केस में भी ट्रायंगल बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि ये जो लेंथ है ये ग्रेटर होनी चाहिए थर्ड साइड से, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट। ये है कि ट्रायंगल ABC में मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये ही चीज़ आप क्लास 5th में भी कर आए हैं, क्लास 6 में भी कर आए हैं, क्लास 7th में भी आप करेंगे। नेक्स्ट इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कल डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल बाद में बनाया है, ये बोल रहा है सेंट्रॉइड। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है कि बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रॉइड मीडियन से निकलता है या एंगल बाइसेक्टर से निकलता है या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकलता है। तो इसे लर्न करने की एक ट्रिक है कि अगर आपको ये याद रखना है कि मीडियन, अगर 3 मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होता है, दैट इज सेंट्रॉइड। ये आप कैसे लर्न करेंगे? बिकॉज मीडियन मतलब मिडल, मिडल सेंट्रॉइड मतलब मिडल, मतलब ये दोनों चीज़ें हैं मिड पॉइंट के बारे में जो बात कर रही हैं, ठीक है। सेंटर भी और मीडियन भी, दोनों के दोनों मिड पॉइंट से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर। अगर मैं 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ करती हूँ, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है हमारा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। एल्टीट्यूड को हम लर्न करेंगे ऑल या आर आप लर्न कर लो, और, ठीक है, एंड और ए से शुरू हो रहा है इसलिए एंड, ओ से शुरू हो रहा है यानी और, ठीक है।
और तो क्लियर ही है कि एंड और एक साथ होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऑल या तो सारे, या तो ऑल। या मतलब और ऑल मतलब सारे, एक या फिर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर और इन सेंटर। जो इन सेंटर होता है वो किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से। मतलब अगर मैं एंगल्स को बाइसेक्ट करती हूँ, ये मेरे पास एक ट्रायंगल, अगर मैंने इस एंगल को बाइसेक्ट किया तो ये अंदर ही जाकर मीट करने वाला है, इसलिए इन सेंटर। ठीक है, इस वाले एंगल को किया, इस वाले एंगल को किया, तो ये किसी पॉइंट पे अंदर ही जाकर मीट करेगा, इसलिए हम ऐसे लर्न कर लेते हैं कि ये इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट होता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इन सेंटर नीचे आना था और एंगल बाइसेक्टर ऊपर आना था। पर पेंडिकुलर बाइसेक्टर किससे रिलेटेड होता है? सरकम सेंटर से, कम सेंटर से। मतलब अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, अगर वो यहाँ पर बना तो ये लाइनें बाहर तक जा रही हैं, हम इस तरह से सोच लेते हैं। और ये सिर्फ एक लर्न करने का मेथड है, दिस इज़ नॉट अ फिक्स थिंग। आप इसको किसी भी स्टोरी से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं कि जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाती हूँ तो फिर एक सरकम सेंटर बनता है। ठीक है, वापस आते हैं हमारे बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहा था? द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। जो सेंट्रॉइड है ना ट्राइंगल का, सेंट्रॉइड कैसे बन रहा था? मीडियन से, मिड पॉइंट से लर्न किया था हमने। एल्टीट्यूड को ऑल और या तो सारे या एक। ठीक है, और इन सेंटर को हमने किया था एंगल बाइसेक्टर से। एंगल्स को अगर मैं बाइसेक्ट करती हूँ तो इन अंदर जाकर कोई पॉइंट बनता है और हमारा ये इन सेंटर बनता है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाती हूँ तो वो एक सर्कम सेंटर बनता है। दिस इज ओनली अ ट्रिक टू लर्न। आप कोई और स्टोरी भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल। जो सेंट्रॉइड है, यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है। सेंट्रॉइड कैसे बनाएंगे हम? मीडियन बनाकर। तो मीडियन क्या होगा? पहले मैंने जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी था उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, देन आई फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, वो ये रहा। फिर मैंने सी ए का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, ये। देन आई जॉइन द लाइन। कौन सी लाइन को, किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया? देन आई जॉइन द पॉइंट जो मिड में है और जो उसके अपोजिट वर्टेक्स है। जिस लाइन का मैंने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है उसे मैं ज्वाइन करूंगी। यहाँ पर भी आई रिपीट द सेम प्रोसेस। आई ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन बाय इट्स अपोजिट वर्टेक्स। यहाँ पर भी आई ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी बाय इट्स अपोजिट वर्टेक्स सी। ठीक है, जब मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, आई गेट द सेंट्रॉइड। फिर मैंने इसकी लाइन सेगमेंट को लेंथ को मेजर किया, द लेंथ ऑफ सी, यहाँ पर सी नहीं ओ। जब मैंने ओ सी की लेंथ को मेजर किया, देन आई गॉट 3 सेंटीमीटर। एंड व्हेन आई मेजर द लाइन सेगमेंट ओ, इसको मैं डी नाम दे देती हूँ। ओ डी को जब मैंने मेजर किया, आई गॉट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 1.5। यानी इसकी रेशो क्या हो गई? अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ 3 डिवाइडेड बाय 1/5, तो इसकी रेशो क्या हो गई? ये डबल है ना इसका, सो दैट इज 2:1। सो दैट इज 2:1 की रेशो हो गई। द सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल डिवाइड करता है मीडियन को इन द रेशो 2:1, ऊपर 2 और नीचे 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी पार्ट। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो मेरे पास क्या गिवन है? आई एम ड्रॉइंग अ रफ फिगर। हाइपोटेन्यूज गिवन है मेरे पास, दैट इज 7 सेंटीमीटर। वन साइड ऑफ कोई भी साइड, चाहे हम बेस ले ले चाहे हम परपेंडिकुलर ले ले, इट डिपेंड्स ऑन आवर विश। तो मुझे अदर साइड निकालनी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। What is the value of hypotenuse? That is 17 square. The value of perpendicular, we don't know. We have to find it. The value of base is 8 centimeter. So what is the square of 17? I know the square of 17 is 289. I will show you how to find it by a shortcut trick. How to find the square of 17? The square of 1 is
1, लेकिन मुझे 2 डिजिट लिखनी है। द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, 7 टाइम्स 2 इज 14, वो लिखो यहाँ पर बिकॉज एक प्लेस हमें खाली छोड़ना होता है। देन आई गॉट 289, ठीक है। सो दैट इज 289। दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, वी ऑल नो दैट। यहाँ पर प्लस का साइन है, तो जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होती है उसे हमें एकांत देना होता है। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट दिस आई गॉट 5 2 2 विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगी, आई गेट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 225? 15। ये भी हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 5 टाइम्स 2 इज 10, सो आई गॉट 225, ठीक है। दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो मुझे यही फाइंड आउट करना था। अदर साइड की लेंथ दैट इज 15 शॉर्ट, बिकॉज सिर्फ हमें टिक करना है, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी फेयर नोटबुक पे ये एक्सप्लेनेशन जरूर देना, अदरवाइज यू विल फॉरगेट हाउ टू फाइंड दैट, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इट विल बेटर फॉर यू। The part D is the point of concurrence of the altitude of a triangle. अब भी हमने किया था all या और, या तो सारे के सारे या नहीं तो एक ही और, ठीक है। तो एल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर आपस में रिलेटेड होते हैं, ये भी हमने किया था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा ई पार्ट क्या कह रहा है? पार्ट ए इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एक मेरे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर। इफ पी आर एस यानी पी आर एस, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल एट आर। आर पे हमने एक एक्सटीरियर एंगल बना लिया। देन द इंटीरियर एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ लगता हुआ, इंटीरियर मतलब अंदर की साइड। एंगल एट आर इज मतलब आर पॉइंट पे जो एडजेसेंट, पहले तो अंदर वाली साइड, ठीक है, अंदर वाली साइड यही वाला एंगल बनी, ये तीनों के तीनों एंगल अंदर वाली साइड है। एंगल पी भी, एंगल क्यू भी, एंगल आर भी, लेकिन इसने बोला एडजेसेंट एंगल, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये तीनों एंगल इंटीरियर एंगल है, लेकिन इसने बोला एडजेसेंट। तो एडजेसेंट मतलब साथ लगता हुआ, तो वो एंगल कौन सा हो गया हमारा? पी आर एस। एंगल पी आर एस, एडजेसेंट मतलब साथ वाला, और इंटीरियर मतलब अंदर वाली साइड, ठीक है। तो वो एंगल हो गया हमारा पी आर क्यू, सॉरी, दैट इज पी आर क्यू, ओके। सो द आंसर इज एंगल पी आर क्यू। Number B is answer the following question. The first A part is what is the point of concurrence of angle bisector of a triangle called? ये अभी भी हमने किया था जब हमने बताया था, एक बार हम दोबारा से रिवाइज। सो जो मीडियन होता है, 3 अगर मीडियन बाइसेक्ट करते हैं जहाँ पर, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड, ठीक है। ये हमने कैसे लर्न किया था? सेंटर और मिड पॉइंट से। नेक्स्ट था हमारा जो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इसको हमने ऐसे लर्न किया था और ऑल से। और नेक्स्ट था हमारा कि जो हमारे एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एंगल्स को जहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं वो हमारे कहाँ पर मिलते हैं? इन सेंटर पे, मतलब अंदर की तरफ मिलते हैं। और जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो कहाँ पर मिलता है? सर्कम सेंटर पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ सर्कम सेंटर पे। तो एंगल बाइसेक्टर, अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट इस पॉइंट पे करेगा, इस एंगल को यहाँ पर करेगा, इस एंगल को या इस एंगल को यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा। तो किसी भी केस में ये पॉइंट आने वाला है इनसाइड द ट्राइंगल, अंदर ट्राइंगल के। और इसको हम बोलेंगे क्या? पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर को, इसको हम बोलेंगे, अभी हमने बताया एंगल बाइसेक्टर को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल्ड इट इन सेंटर। और ये कहाँ लाई करेगा? इट विल लाई इनसाइड द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की अंदर वाली साइड लाई करेगा, ठीक है। इंटीरियर, इनसाइड की जगह पर हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर वाली साइड। ट्राइंगल के इंटीरियर में अगर बाहर वाली साइड लाई करता है तो हम उसे एक्सटीरियर बोलते हैं, अगर वो अंदर वाली साइड लाई करता है तो हम उसे इंटीरियर बोलेंगे। तो इनसाइड भी लिख सकते हैं, इंटीरियर भी लिख सकते हैं। अगर हम इंटीरियर लिखेंगे देन इट विल थ्रो अ गुड इम्पैक्ट
on the examiner, so we have to write interior या exterior अगर बाहर lie करता है तो. Inside is a common language word, लेकिन interior mathematical word है तो उसे लिखना ज़्यादा better होगा. For next question, the vertical angle of an isosceles triangle. यहाँ पे मैंने एक isosceles triangle ड्रॉ किया है जिसकी ये दोनों की दोनों साइड्स इक्वल हैं. इसका वर्टिकल एंगल हमारे पास गिवन है, दैट इज 80 डिग्री. आई हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इट्स बेस एंगल. बेस में जो एंगल्स हैं इनके मेजरमेंट निकालनी है. अगर मेरे पास ये गिवन है कि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज टू एंगल्स आर सेम. ठीक है, तो अगर मैं इसे x मान लूँ तो इसे भी मैं x ही बोलूँगी. ठीक है, अगर इस केस की मैं बात करूँ तो हमें पता है सम ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है 180. तो मैंने लिख दिया x प्लस 80 इज इक्वल टू 180. तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 180. जब 80 को मैं दूसरी साइड लेकर जाऊंगी ये अपने साइन को चेंज कर देगी, अपने ऑपरेशन को चेंज कर देगी. यहाँ पर ये एडिशन में था, यहाँ पर आएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा. व्हेन आई सॉल्व इट तो मेरे पास 100 डिग्रीज आ गया. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों साइड अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, आई गॉट 50 डिग्री. तो दोनों के दोनों एंगल्स जो मेरे पास होने वाले हैं, दैट दीज टू बेस एंगल्स आर ऑफ 50 डिग्री. क्वेश्चन नंबर C is find the value of x and y in the given figure. मेरे पास एक फिगर गिवन है, यहाँ पर मुझे x और y इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है कि y एंगल इस वाले ट्राइंगल का 120, इसका कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है. अगर मैं उस बात पे भी ना ध्यान दूँ, ये मेरे पास एक लाइन है, दिस इज अ लाइन, और ये इसको एक ट्रांवर्सल लाइन कट कर रही है. तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए, लीनियर पेयर. तो आई कैन राइट द सम ऑफ y एंड 120 इज 180. क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हमारे एंगल है दीज टू आर लीनियर पेयर. अगर ये लीनियर पेयर है तो मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ. 120 साइड एडिशन में उस साइड जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री. ठीक है, 60 डिग्री मेरे पास आ गया. अब दूसरी बात, ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है और ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है. तो इन दोनों का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा. या तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि x प्लस 50 डिग्री 120 डिग्री के बराबर होगा. इस तरह से मैं इसका आंसर निकाल सकती हूँ. या एक और तरीका क्या है, मेरे पास सम ऑफ 3 एंगल्स भी 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. y की वैल्यू भी मैंने निकाली तो मैं वो यहाँ पर पुट कर देती हूँ. तो इन दोनों को ऐड करेंगे, आई गॉट 110 और ये 180. तो x की वैल्यू 70 आ गई. इस तरह से भी हम निकालेंगे. क्या किया हमने, एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. वही चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ की. तो 120 में से जब मैं 50 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, आई गॉट 70 डिग्री. तो दोनों केस में x की वैल्यू 70 आ रही है. तो आप चाहे ये वाली ट्रिक यूज़ करो, ये वाला मेथड फॉलो करो, चाहे आप ये वाला मेथड फॉलो करो, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल x. Next question is, can the line segments 1.5 centimeter, 2 centimeter, 2.5 centimeter be the side of right angle triangle? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है तो मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज जो है हमारा, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस. तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाईएस्ट, सबसे बड़ी साइड कितनी है, लॉन्गेस्ट साइड. तो हाइपोटेन्यूज तो मैं 2.5 मान लेती हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाती हूँ, बाकी दो आप परपेंडिकुलर या बेस कुछ मर्जी मान लो. तो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 200, 625. डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट हो जाएगी. अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ. राइट हैंड साइड में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर निकालना है. परपेंडिकुलर कुछ भी मान लो, 1.5 मान लेती हूँ, बेस को मैं 2 मान लेती हूँ. द स्क्वायर ऑफ 15 इज 225. डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो स्क्वायर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएगी. द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. देन आई गॉट 6.25. तो मुझे क्या मिला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है. सो वी कैन से दैट these three lengths are the side of a right angle triangle. तो yes.